हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके टर्म वन का लास्ट यूनिट, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स। इससे पहले मैंने वन शॉट वीडियो डेटा फ्रेम के ऊपर बना दिए, पूरे पंडास के ऊपर। उसके बाद एक बनाया है डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। अगर आपसे मिस हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट में यहाँ पर भी मिलेगा, आई बटन में। तो वहां जाकर के पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर सेपरेट देखना है तो सेपरेट कंटेंट भी मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो इस वीडियो में सोसाइटल इम्पैक्ट्स का पूरा वन शॉट वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सोसाइटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो आजकल के समय में हम सब कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि सराउंडिंग्स में हमारे पास कोई भी फील्ड आप ले लो, तो वहाँ पे कंप्यूटर्स है, नेटवर्क है, इंटरनेट है। तो आजकल इंटरनेट के बिना की लाइफ इम्पॉसिबल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है अभी की लाइफ में इंटरनेट का और कंप्यूटर्स का। तो इसी वर्ल्ड को, या तो इसी ही टाइप के जो डिवाइसेस होता है, इसी ही टाइप के जो वर्क कल्चर होता है, उस वर्क कल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी चेंजेस हुए। बहुत सारी चीज़ें हमारे कन्वीनियंट हो गई, जो हम पहले इजीली नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इजीली कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि कुछ सालों पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लेटर लिखते थे किसी भी रिलेटिव को या तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। हमें कोई मैसेज कन्वे करना है, हमें कोई बात उनको भेजनी है, तो उसको हम क्या करते थे, एक लेटर टाइप करते थे। टाइप नहीं करते थे, लिखते थे, सॉरी, लिखते थे। और उसको पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करते थे, और वो डिलीवर करते करते 2 दिन या 3 दिन, जितना डिस्टेंस होगा ज़्यादा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे हम लेटर भेजते थे। ये लेटर भेजने के बाद उनका रिप्लाई आता था, तो उनका रिप्लाई आता था उसके 2-3 दिन बाद। तो एक वीक के बाद हमें उनका रिप्लाई मिलता था। ये प्रोसेस पहले था। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है ये। आप अपने लेवल पे बैठ के ईमेल टाइप कर सकते हैं, ईमेल टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं। जैसे ही सेंड करेंगे, विथ इन हाफ एन आवर, ये तो मिनिमम है, विथ इन हाफ एन आवर रिप्लाई आ सकता है। तो सामने वाला सेंडर तुरंत रिप्लाई करेगा तो तुरंत आ जाएगा। तो ये इतनी स्पीड से काम करता है, तो मोर कन्वीनियंट है, फास्टर है एंड इजियर टू हैंडल। और ये इजी भी है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। आगे का पॉइंट यहाँ पे बात करें तो इन पास्ट अ लेटर वुड टेक डेज टू रीच। ये मैंने जो एग्जांपल दिया वही है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। टुडे वन कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। तो हम एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ मेल कर सकते हैं। द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज़ मेड अस मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बन गए हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जैसे करेंगे, विथ इन फ्यू आवर्स आपको ईमेल मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, या विथ इन शॉर्ट टाइम द पर्सन विल गेट द इन्फो, वट एवर इन्फो यू वॉन्ट टू शेयर। फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री, तो अभी हम देखेंगे तो फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन, उसके बाद बताता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ये इन सभी फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्पेशली विथ रिगार्ड द डिलीवरी ऑफ देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो जो भी सर्विसेज होती है और उनके प्रोडक्ट्स होता है, तो उनके लिए ऑल आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी से होती है, कंप्यूटर से होती है। उसमें कुछ एप्लीकेशंस of digital technologies have redefined and evolved all spheres of human activities। तो हम जो ह्यूमन जो काम परफॉर्म करते हैं उसके ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हो चुके हैं। टुडे मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज थ्रू स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा। तो आज हम देख पा रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्मार्टफोन और कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डिड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज बिकम सो वाइड स्प्रेड। तो ये क्यों हुआ? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, पीसी एंड इंटरनेट फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स हैज ब्रॉट these टेक्नोलॉजीज टू द कॉमन मैन। तो हम जानते थे कि पहले ऑफिस में ही इंटरनेट होता था, या तो हम पर्सनली यूज नहीं करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर्सनली स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन के बाद हमारे इंडिया की बात अगर करो तो जियो, इंटरनेट को चेंज करने वाला अगर कोई सीन है तो वो जियो है। तो जियो ने पूरा चेंज कर दिया। पहले हम लोग यूज करते थे
हम पहले यूज करते थे एयरटेल का 2G नेटवर्क यूज करते थे। 2G नेटवर्क में काफी स्लो स्पीड से नेट आता था। तो हम क्या यूज करते थे, ज्यादातर फेसबुक चलाते थे उस टाइम में, या तो ऑर्कुट चलाते थे। तो ये उस टाइम पे एक सोशल वेबसाइट था गूगल का, ऑर्कुट। ऑर्कुट ने उसके बाद गूगल प्लस किया। तो ऑर्कुट चलाते थे या फेसबुक चलाते थे उसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। और उस टाइम पर हम यूज करते थे एयरटेल या तो वोडाफोन या तो जो भी था, उनका 2G का प्लान रहता था। लेकिन उस टाइम इन्होंने 2G में टाटा ने डोकोमो जारी किया, तो डोकोमो आया तो डोकोमो भी और लोग मुड़ गए, ताकि डोकोमो के प्लान अच्छे रहते थे, इसलिए सब लोग उसको उसको यूज करने लगे। सिमिलरली कुछ सालों के बाद यहाँ पे जैसे 4G आया, 2G में से 3G हुआ, अब 3G में से 4G हुआ, तो 4G में जियो लॉन्च हुआ और उसने तो भाई पूरा बदल दिया सीन। और अभी आप देखते हैं तो मोस्टली सारे नेटवर्क 4G में अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे है सेम चीज वही बता रहे हैं कि जैसे इंटरनेट हो आया है, तब से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। While we recap the benefits of digital technologies, these technologies can be also misused। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप इसको यूज करते हैं, तो जितना आप यूज करते हैं उसको अच्छे पर्पज के लिए, सेम उसी वे में मिस यूज भी किया जा सकता है। कोई भी इसे मिस यूज कर सकता है, कोई भी इसे और वे में यूज कर सकता है, जैसे हैकिंग के लिए कुछ ऐसे पर्पज से, इलीगल पर्पज से यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज ऑन आवर सोसाइटी and the best practices that can ensure a productive and safe digital environment for us। तो यहाँ पे इसके लिए सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाए, क्या है, उसके लिए इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, इंटरनेट पे कुछ लिखते हैं या कोई काम करते हैं, आपने अभी एक ईमेल किया, कुछ मूवी डाउनलोड की, कुछ चीज़ें आपने अपलोड की, कुछ चीज़ें आपने ऐसी की कि जहाँ पे सिर्फ सर्फिंग करके चले आए, गूगल पे कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर देखे, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था, नोटबुक में लिख लिया और आपने फिर उसके ऊपर कुछ काम किया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम करते हैं। तो ये करते टाइम हम क्या करते हैं, डेटा छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे छूट जाता है। सो दिस डेटा इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। तो जो भी आप मार्क वहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट डेफिनेशन उसका है, मैं आपको बता देता हूँ। Whenever we surf the internet using smartphone, tablets, computers, etc., we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online, which is our digital footprint। तो ये डेफिनेशन है इसका। तो जो भी आप सर्फ करते हैं इंटरनेट के टाइम पे, उस टाइम पे आप जो भी डेटा आप एक्टिविटी परफॉर्म करके डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जो भी डेटा एक्सेस करते हैं, उसके जरिए यहाँ पे आपको डिजिटल फुटप्रिंट वहां पे छूट जाता है, ऑनलाइन जो भी आपने काम किया है वो। सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। उसके बाद आगे लिखते हैं आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर कैन बी क्रिएटेड, एक मिनट, ओके, कैन बी क्रिएटेड एंड यूज विद और विदाउट अवर नॉलेज। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपने कुछ डेटा दिया है, कभी कभी अननोइंगली आपको पता नहीं होता और डेटा चला जाता है। तो विथ नॉलेज और विदाउट योर नॉलेज, तो आपको पता होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो भी ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो कुछ सर्वर्स पे यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद लिखते हैं इट इंक्लूड्स वेबसाइट वी विजिट, emails we send and any information we submit online with the computer's IP address, location and the other device details। तो जनरली आप जब कुछ काम करते हैं, कोई वेबसाइट यूज करते हैं, विजिट करते हैं या तो ईमेल करते हैं, उस टाइम पे आप कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे सबमिट करते हैं। तो उस टाइम पे आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, आपके लोकेशन की इंफॉर्मेशन और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली सर्वर पे चली जाती है। सच डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स और कुड ऑल्सो मिसयूज और एक्सप्लॉइटेड। तो इसमें से देखिए कुछ डेटा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है टारगेट करके, और कुछ डेटा जो है मिसयूज किया जा सकता है, या फिर उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। सो इट इज गुड टू बी अवेयर ऑफ डेटा ट्रेल वी माइट बी लिविंग बिहाइंड। तो आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जब काम करते हैं तो हम कौन सा डेटा एक्सेस करते हैं और कौन सा डेटा यहाँ पे देने वाला है, कौन सा डेटा सबको यहाँ पे देता है। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए हमें जब इंटरनेट पे काम करते हैं, जब यहाँ पे वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, दिस अवेयरनेस शुड मेक अस कॉटियस अबाउट व्हाट वी राइट, अपलोड, डाउनलोड और इवन ब्राउज ऑनलाइन। तो आप क्या डाउनलोड करते हैं, क्या अपलोड करते हैं, क्या राइट करते हैं और इवन क्या ब्राउज करते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर।
ताकि कहीं पे क्लिक कर दिया आई एक्सेस आई एग्री, तो अगर ऐसा कोई कंसेंट है जिसमें आपने ऐसा कंटेंट दे दिया आपने आपकी प्रॉपर्टी यूज करने वाला, ताकि हम तो वहां देखते नहीं है, सीधा आई एग्री कर देते हैं। वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या लिखा है उसमें, अदरवाइज वही आएगा कि भाई आपने यस किया था इसलिए अभी एक्सेस हो रहा है। तो ये हो सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है उसमें। देर आर टू काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स के दो टाइप्स है। पहला टाइप यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। क्या होता है? डेटा वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। तो जो डेटा आप इंटेंशनली, इंटेंट के साथ ऑनलाइन सबमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। दिस वुड बी, इसमें क्या क्या आ सकता है? ईमेल्स, रिस्पॉन्सेज और पोस्ट वी मेक ऑन द डिफरेंट वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। तो जो आप ईमेल लिखते हैं, जो भी पोस्ट यहाँ पे करते हैं अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, जैसे वो चाहे स्टेटस हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर कोई रील वगैरह जो भी रखते हैं, वो पूरा डेटा यहाँ पे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट पे आएगा। The digital data trail we leave online unintentionally is called passive digital footprints. This includes data generated we visit a website, use a mobile app, browse internet, etc. तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस कर लिया, तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सारी आ जाएगी। तो उसे यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात की है, एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट में हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट। तो ऐसी बात है कि जो भी यहाँ पे काम करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, उनका यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट छूट ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जो भी नेट यूज कर रहा है, जो भी कोई वेबसाइट यूज कर रहा है, इंटरनेट पे जैसे आया वैसे उसका यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये तय हो गया कि उसने वहां पे डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दी। विथ मोर यूसेज द ट्रेल ग्रोज। और जैसे जैसे आप उसे एक्सेस करेंगे, जितना यूज करेंगे, ये बढ़ता जाता है कि डे बाय डे आप जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेबसाइट यूज करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यूज करेंगे, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपने कुछ डाउनलोड करने के लिए रख दिया, कुछ अपलोड किया, तो ये डेटा जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। ऑन एग्जामिनिंग द ब्राउजर सेटिंग्स वी कैन फाइंड आउट how it can store our browsing history, cookies, passwords, autofills and many other types of data। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखी है, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको पता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब हर ब्राउजर अपनी एक खुद की हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर करता है, हिस्ट्री को सेव करता है। उसमें क्या होता है कि आपने जो जो वेबसाइट के पेजेस विजिट किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे होगी। कुकीज, पासवर्ड्स। कुकीज क्या होता है? तो कुकीज आर एक स्पेशल टाइप के फाइल्स होता है जिसमें आपका एनक्रिप्टेड डेटा रहता है। जो पासवर्ड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ कुकीज में स्टोर हो जाती है। कुछ सेशन रिलेटेड कोई डेटा होता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। पासवर्ड्स, पासवर्ड्स आप जब डालते हैं तो ऑटो फिल करते हैं या तो उसको सेव करते हैं तो वो सेव हो जाएगा। ऑटो फिल्स जो भी इंफॉर्मेशन है एंड मैनी अदर टाइप ऑफ डेटा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। Besides browser, most of our digital footprints are stored in the servers where applications are hosted। और मोस्टली जो भी आप काम करते हैं उसमें उस वेबसाइट का पर्टिकुलर जो सर्वर है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें सेव रहती है यहाँ पे। वी मे नॉट हैव एक्सेस टू रिमूव और इरेज दैट डेटा, नाइदर वी डू हैव एनी कंट्रोल ऑन हाउ द डेटा विल बी यूज्ड। तो ये डेटा जो आपने एक बार वहां पे दे दिया, स्टोर हो गया, उसके बाद उस डेटा को किस तरीके से यूज किया जाएगा, किस वे में यूज किया जाएगा, कोई कह नहीं सकता। ताकि एक बार चला गया तो वहां पे फिर जो भी उस वेबसाइट के ओनर होंगे, जो भी उनके पर्टिकुलर पर्सन होंगे, वो वहां पे कुछ भी काम कर सकते हैं, उसका मिसयूज करे या उसका सही इस्तेमाल करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। पर एक बार आपने सर्वर पे डेटा डाल दिया उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते और आप इसको इरेज भी नहीं कर सकते, और कैसे यूज किया जाएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो वंस डेटा ट्रेल इज जनरेटेड, even if we later try to erase data about our online activities, the digital footprint still remain। तो ये है कि आपने डिलीट कर दिया या तो अपने सिस्टम से डिलीट किया तो अपने सिस्टम पे ही रहेगा, लेकिन एक बार सर्वर पे चला गया मतलब टाटा बाय बाय, गया, खत्म। ऐसा हो जाता है कि एक बार चला गया मतलब चला गया, गुड बाय। तो वो आपको भूल जाना है कि गया, तो अब ये सारी चीजें लीक हो गई जो भी हो, तो इस तरीके से रहेगा। देर इज नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट्स बी फुल्ली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो यहाँ पे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको हटा सके। वी नीड टू बी मोर कॉटियस वाइल बी ऑनलाइन। तो इसलिए आपको ज़्यादा
सावधान रहे, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल देखते रहें, लेकिन ये भी सतर्क रहें कि आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से आपको आपको समझना है। सो सावधान रहें, सतर्क रहे, तो यहाँ पे रहिए, अदरवाइज कभी भी डेटा कुछ भी हो सकता है। ऑल आवर ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव डेटा ट्रेस, यहाँ पे दिखा है, देखिए, डेटा ट्रेस ऑन इंटरनेट एज वेल एज ऑन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो आपका एक तो इंटरनेट पे और कंप्यूटर डिवाइस पे वो डेटा रहने ही वाला है, कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो ये डेटा क्या क्या है जो भी आप यूज करते हैं वो, तो इसमें क्या होगा, सो दिस कैन बी यूज टू ट्रेस द यूजर। तो जो डेटा आप वहाँ छोड़ते हैं उसको यहाँ पे ट्रेस किया जा सकता है, यूजर की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, डिवाइस आप कौन सा यूज करते हैं, और अदर यूजेज डिटेल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ये पूरा आपका हो गया डिजिटल फुटप्रिंट। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजेंस। तो यहाँ पे अभी जैसे इंटरनेट यूज हुआ चालू, इंटरनेट सब लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो यहाँ पर भी कुछ मॉरल एथिक्स वो सारी चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। तो मोरली आपको क्या करना चाहिए, इथिकली आपको क्या करना चाहिए, कुछ एथिकल कंसर्न्स है डेटा के रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, उसी को डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एज अवर सोसाइटी is inclined towards using more and more digital technologies, we end up managing most of our tasks digitally। तो अभी हमारे जीवन में यही चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डिजिटली। दिस एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, इतनी चीजें हम करते हैं, आर इंक्रीजिंगली बीइंग ड्रिवन बाय आवर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और इन सभी में आप जब भी कोई चीज करेंगे, कम्युनिकेशन, आपने कहीं कोई ईमेल किया तो उसमें कम्युनिकेशन आया, तो वहां पर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो वहां पर भी ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आप करेंगे तो उसमें भी ये चीज आने वाली है। उसके बाद आपने एंटरटेनमेंट पे कुछ डाउनलोड किया तो भी यहाँ पे जो डेटा होगा वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा डेटा के लिए। एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कोर्सेज आप खरीदते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उसमें एनरोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है ऑनलाइन। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में अभी जैसे हमें घर जाना है, टिकट बुक किया, अब चाहे वो रेड बस से किया हो या फिर कोई भी वेबसाइट से किया हो, जैसे अगर ट्रेन का टिकट है तो मोस्टली हम यूज करते हैं आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी पे किया, तो ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। तो ये डिजिटल सोसाइटी थस रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। But while online, all of us need to be aware how to conduct ourselves, how best to relate with others, and what ethics, morals and values to maintain। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी कैसे कंडक्ट करना चाहिए, कैसे बेस्ट रिलेशन और हेल्थी रिलेशन रखने चाहिए, और क्या क्या एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज हमें मेंटेन करनी चाहिए, उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे आगे लिखा है, anyone who uses digital technology along with internet is a digital citizen or नेटिजन। तो डिजिटल सिटीजन या नेटिजन, एक मार्क में ये एमसीक्यू आ सकता है, तो याद रखिए डेफिनेशन, वर्ड कोई भी डाल दे, उसको कैसे भी ट्विस्ट करें, लेकिन कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ पे इंटरनेट या डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करता है इंटरनेट के साथ, तो वो डिजिटल सिटीजन है या तो नेटिजन है। बीइंग अ गुड नेटिजन मीन्स प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आपको यहाँ पे ऐसा रहना पड़ेगा, गुड नेटिजन, प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो जो जो यूज करते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। A responsible netizen must abide by net etiquettes, common etiquettes and social media etiquettes। तो यहाँ पे 3 etiquettes लिखे हैं उन्होंने, नेट etiquettes, communication etiquettes and social media etiquettes। तो ये 3 etiquettes यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे while using the internet। चलिए आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक यहाँ पे है नेट एटिकेट। तो नेट एटिकेट क्या होता है, तो जनरली जो रूल्स आप फॉलो करते हैं सोशल इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड नेटिकेट्स। तो वो नेट एटिकेट्स है। तो कुछ हैबिट्स, प्रॉपर मैनर्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है, यू नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स व्हाइल यूजिंग ऑनलाइन। तो जो भी आप ऑनलाइन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वन शुड बी प्रैक्टिकल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल,
while surfing the internet। तो यहाँ पे आप जब इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अरे कुछ यहाँ पे काट रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, एथिकल रहना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल भी रहना पड़ेगा जब आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे एथिकल का मतलब क्या हुआ? तो एथिकल का मतलब ये नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं, मतलब जैसे हम एथिक्स दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे पहला नो कॉपीराइट वायोलेशन। तो कॉपीराइट वायोलेशन का मतलब क्या होता है? जो कोई कंटेंट किसी व्यक्ति ने बनाया है, उसी कंटेंट को आप यहाँ पे सेम अपना बना करके डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट वायोलेशन। तो वो नहीं होना चाहिए। वो मटेरियल यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्रिएटर पर्सन ओनर का है, तो उसी को क्रेडिट देने चाहिए। तो एज एन एथिकल डिजिटल सिग्नेचर वी सिटीजन वी नीड टू बी केयरफुल वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो और डाउनलोडिंग इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो इतनी चीजें यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम में कवर की जाती है। देखिए कॉपीराइट किसके ऊपर आएगा? तो ऑडियो, वीडियो, डाउनलोडिंग इमेजेस एंड फाइल्स, तो इतनी चीजों में कॉपीराइट आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, शेयर द एक्सपर्टाइज। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है शेयर द एक्सपर्टाइज। इट इज गुड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन इंटरनेट सो दैट देयर others can access it. However, prior to sharing information, we need to be sure that we have sufficient knowledge on that topic. और कुछ भी शेयर करने से पहले आपको ये श्योर कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शेयर्ड शुड बी ट्रू एंड अनएम्बिग्युअस। तो ये सही भी होनी चाहिए, अनएम्बिग्युअस भी होनी चाहिए। In order to avoid redundant information, we should verify that the information is not available already on the internet। और इंटरनेट पे कुछ है और वही का वही कर रहा है तो मतलब नहीं है। आपको पहले देख लेना है कि ऐसा कंटेंट किसी ने डाला है या नहीं डाला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट प्राइवेसी। तो सबसे पहले किसी भी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है। आपको किसी का लैपटॉप मिल गया, आपको किसी का पर्टिकुलर मोबाइल मिल गया, तो हम लोग सीधे या तो गैलरी में चले जाते हैं या तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए उसमें चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये एक इंसान का मतलब जनरल प्रैक्टिस है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिस्पेक्टफुल में नहीं आता है। तो रिस्पेक्टफुल में ये आता है कि आप किसी का मतलब ऐसा है तो नहीं देखना, राइट टू प्राइवेसी। एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर डिजिटल सिटीजन्स आल्सो हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स। और उन्हें भी ये सारे राइट और फ्रीडम है जैसे आपको है। आवर पर्सनल कम्युनिकेशन विथ डिजिटल सिटीजन्स में इंक्लूड इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एटसेट्रा। तो इसमें इतनी चीजें आएगी डिजिटल सिस्टम में, जो भी होगा उसमें। तो डिजिटल सिटीजन्स में, नेटिजन्स में आपको ये मिलेगा। तो ये आपको स्टोर करना पड़ेगा, जैसे कुछ इमेज है, डॉक्यूमेंट है, फाइल है। वी शुड रिस्पेक्ट दिस प्राइवेसी। और हमें इनकी प्राइवेसी का हमेशा से ध्यान रखना है। एंड शुड नॉट शेयर दोज इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एटसेट्रा विथ एनी अदर डिजिटल सिटीजन विदाउट ईच अदर्स कंसेंट। बिना कंसेंट के लिए आप कंसेंट लिए आप उनको डायरेक्टली कोई डेटा शेयर नहीं कर सकते। आपको कंसेंट लेना पड़ेगा और कंसेंट ले करके ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है इन अ ग्रुप और रिपब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सरसाइज, कल्चर एंड अवर रिस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। चलिए नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल का मतलब है अवॉइड साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे एनी इंसल्टिंग, किसी को इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, intimidating online behavior like repeated posting of rumors, giving threats online, posting the victim's personal information, sexual harassment or comments aimed to publicly ridicule a victim is termed as a cyber bullying। तो ये सारे वर्ड्स जो इसमें दिए हैं आप याद रखिए, इसमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकता है और इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। It implies repeatedly targeting someone with intentions to hurt or embarrass। किसी को परेशान करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है, जो एकदम गलत है। हम उनको मस्ती में आप मुंह फेस टू फेस बोल लीजिए, बट इंटरनेट पे मैसेज मत करिए। Perhaps new or non-frequent users on the internet feel that things done online we have no effect in the real world। तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो नए नए होते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट बुलिंग ऑनलाइन कैन हैव वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द अदर पर्सन। तो हमें समझना चाहिए कि जो मैं वर्ड यूज करूंगा या तो जो भी वर्ड हम यूज करेंगे,
वो सामने वाला जो बंदा है आपके सामने वाला, उसको किस वे में कहाँ तक असर करेगा हम नहीं जानते। तो इसीलिए आपको संभल करके चलना है। डोंट फील द ट्रोल। और ट्रोल यहाँ पे डोंट फीड द ट्रोल, तो ट्रोल में जो भी आता है उसमें मत उतरिए, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ताकि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे ट्रोल का जो अभी जमाना है, ट्रोल का एक ट्रेंड है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स मीन्स व्हाइल राइटिंग द ईमेल्स एंड ऑल, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप ईमेल लिखते हैं तो हमेशा ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे, देखिए, बी प्रिसाइज, रिस्पेक्ट टाइम, रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स। तो आपको ये देखना है जब भी कोई आइडिया कुछ शेयर करता है तो प्रिसाइज रहिए एकदम। रिस्पेक्ट टाइम, आपको टाइम को देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने किसी से चैट किया तो घंटों बातें चलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद जो टाइम आपने डिसाइड किया है प्रायोरिटी लेकर के, उतना ही यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स। डेटा लिमिट्स भी आपको देखनी है कि भाई सामने वाले बंदे का डेटा खत्म ना हो जाए, इतना। इसलिए मैं लंबे वीडियो इसलिए पहले कवर नहीं करता था, लेकिन अब वन शॉट बनाने लगा हूँ, रिकॉर्ड करके बनाऊंगा। लाइव में कुछ दिक्कतें आती हैं तो इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाया। दूसरा है बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। तो पोलाइट रहिए, क्रेडिबल रहिए, ये पूरा कम्युनिकेशन एटिकेट्स में आता है। बी प्रिसाइज का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बी पोलाइट भी एकदम हम्बल रहिए, आराम से बात करिए किसी से, गुस्से में या तो ऐसे नहीं करना है, एग्रेसिव वे में भी नहीं करना, दैट इज कॉल्ड बी पोलाइट। बी क्रेडिबल का मतलब होता है कि जो भी आप कमेंट करते हैं या तो रिप्लाई करते हैं, तो वो है आपका मतलब डिसाइड करना चाहिए कि क्रेडिटेबिलिटी आपकी क्या है, आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको सोचने के बाद कमेंट करिए। दैट इज हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम particular person's forum post while ignoring post and other members of the forum। तो ये हम करते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड बी क्रेडिबल। सोशल मीडिया टिकट्स की बात यहाँ पे की है, तो अभी सोशल मीडिया का चलन हमारा जो है वो काफी बढ़ चुका है। हम फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया वेबसाइट का यूज करते हैं। तो आपको पता है सोशल मीडिया क्या है, सो दे आर वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट एनेबल देयर यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट विथ अदर कम्युनिटी। तो आप अपने रिलेटेड कंटेंट बना करके शेयर कर सकते हैं, हम ऑलरेडी करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप यूज करते हैं, कोई सा भी ग्राम हो उस पे आप यही करते हैं। द प्लेटफॉर्म्स एनकरेज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स। तो ये क्या होता है, तो थॉट को एक्सप्रेस करने का, एक्सपीरियंस करने का यहाँ पे मौका देता है थ्रू पोस्ट एंड पिक्चर्स। तो आप पोस्ट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, अभी वीडियो भी आ चुका है, ऑडियो भी आ चुका है, लोकेशन भी आ चुका है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट है इसका। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इन दिस वे यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द ऑनलाइन यूजर्स टू दो सोशल मीडिया एप्स और द चैनल्स। तो उसी के जरिए आप यहाँ पे जो भी ऑनलाइन यूजर्स होंगे उन सभी को यहाँ मिल पाएंगे, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे है, आपको सर्च करने पे, सजेशन पे, ये सारी चीजें वहां पे आती हैं, आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द वाई द इम्पैक्ट ऑफ आउटरीच ऑफ सोशल मीडिया हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इतना ग्रोथ क्यों हुआ है हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, it has begun to shape the outcome of politics, business, culture, education and more। तो कुछ कैटेगरीज दी है, तो कुछ कैटेगरीज में अच्छा काम करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। इन सोशल मीडिया टू देर आर सर्टेन एटिकेट्स वी नीड टू फॉलो। तो उसमें क्या क्या एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं वो हम देख लेते हैं पहले। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी है सोशल मीडिया के लिखे हैं यहाँ पे। इट हैज बिगन सेफ, तो जो भी बिजनेस, कल्चर, एजुकेशन, अलग अलग फील्ड में आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्या क्या एटिकेट्स है ये, तो ये देखिए, बी कल्चर, बी सिक्योर, बी रिलायबल। बी सिक्योर का मतलब हुआ चूज योर पासवर्ड वाइजली, नो योर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो भी आप है सिक्योर रहिए, सेफ रहिए। चेंज पासवर्ड, आपको पासवर्ड कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, पासवर्ड अच्छे रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, इजीली गैस हो ऐसे पासवर्ड नहीं रखने हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देन नो हु योर फ्रेंड। तो आपके जो फ्रेंड वहां पे आपको कनेक्ट करते हैं वो फ्रेंड बनने के लायक है या नहीं है, आपके फ्रेंड है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बी फ्रेंड।
बीवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। और नेट पे अभी ऐसा होता है, फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। गूगल पे भी सर्च करने पे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेगी। हालांकि गूगल इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी ये कुछ लाएगा कि भाई कंटेंट ऐसा है तो आपका गूगल पे आएगा ही नहीं, तो ऐसा भी काम चल रहा है। तो होप जल्दी हो जाए तो सभी को यहाँ पे मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बी रिलायबल। थिंक बिफोर अपलोडिंग। तो अपलोड करने से पहले आपको सोचना है कि क्या मैं अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो फाइल के बारे में सोचिए आप कि क्या अपलोड होगा, उससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए रिलायबल रहना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो डिजिटल यूज में जितना डेटा हमारा बड़ा, जितना डेटा हम यहाँ यूज करते हैं, जितनी चीजें हम यहाँ पे रेगुलरली एक्सेस करते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे रखना काफी जरूरी हो गया है सेफ कस्टडी में। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत रहेगी। तो उस प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज की जाती है, तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड एंड ईच कंट्री हैज इट्स ओन प्रोटेक्शन पॉलिसीज लॉज। तो हर एक कंट्री के पास उनके खुद के लॉज होता है प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज के। तो वो यहाँ पे फॉलो होंगे, आपको इंडिया के देखने हैं। उसकी वेबसाइट्स होती है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। द पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो पॉलिसीज क्या है वो लिखा है, याद रखिए डेफिनेशन। द पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू शेयर यूजर्स ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर ये सारी चीजें की जाती है, यातनाएं दी जाती है। तो उन सभी को यहाँ पे आपको करके पुलिस को कंप्लेन करना है। ऐसा कुछ आपको दिखाई दे या तो कुछ आपको पता चले कहीं पर भी ऐसी कोई चीज, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। द मोटिव बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज is to ensure that sensitive information is appropriately protected from the modification or disclosure। तो वो एडिट होना नहीं चाहिए, मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्या है। तो आईपीआर का मतलब ये होता है कि देखिएगा, एग्जांपल लिया, when someone owns a house or a motorcycle, we say that the person owns that property। तो अगर किसी के पास है कोई चीज, मेरे पास जैसे मेरा लैपटॉप है, तो मैं इसका मालिक हो गया, आई ओन्स दिस लैपटॉप। सिमिलरली इफ समवन comes out with a new idea, this original idea is in personal intellectual property। So internet intellectual property refers to the invention, literacy, यहाँ पे है देखिए, property refers to invention, literacy, artistic expressions, designs and symbols, names and logos। तो इतनी चीजें यहाँ पे होती है, तो वो सबसे पहले ध्यान में रखनी है। ये आईपीआई के अंदर में आता है, आईपीआर के अंदर में। द ओनरशिप ऑफ सच कंसेप्ट लाइज विद द क्रिएटर और द होल्डर। तो जो बनाने वाला है उसके ऊपर सारे राइट्स है। चलिए नेक्स्ट, कॉपीराइट यहाँ पे है। कॉपीराइट आगे थोड़ा बहुत बता चुके हैं। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू देयर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर। तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, राइटर होंगे, पैराग्राफ होंगे, गाना गाने वाले, वीडियो सॉन्ग, स्कल्पचर्स, उसके बाद यहाँ पे है आर्किटेक्चर वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी कॉपीराइट में। तो ये सब करते टाइम आपको खास ध्यान रखना है कि आपसे कोई ऐसी चीज कॉपी ना हो जाए, एक्सेस ना हो जाए। तो कॉपीराइट्स आर नॉर्मली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स। तो कॉपीराइट दोनों को, क्रिएटर को भी ऑथर्स को भी ग्रांट किए जाते हैं। कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर सेट राइट टू दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली। तो वो ऐसा करता है कि उनके राइट्स ऐसे होते हैं कि लीगली सारी चीजें यहाँ पे कर पाए। द राइट्स इंक्लूड राइट टू कॉपी रिप्रोड्यूस द वर्क, राइट टू क्रिएट derivate works based upon it, right to distribute copies of the work of to the public and right to publicly display। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कॉपीराइट के अंडर में नहीं आती। ओके सॉरी, कॉपीराइट के अंडर में आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कॉपीराइट के अंडर में, एंड राइट टू पब्लिकली और परफॉर्म टू वर्क, इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम कॉपीइंग, यूजिंग और सेलिंग द वर्क। तो ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पे वो कॉपीराइट नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, राइटर रुडयार्ड क्लिपिंग होल्ड्स द कॉपीराइट टू दिस नॉवेल
द जंगल बुक, तो जंगल बुक का कॉपीराइट नो जो भी है वो उनके ऑथर के नाम है, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ मोगली द जंगल बॉय ओनली. Someone used parts of the novel without permission. To use the others copyrighted material, one needs to be obtained license from them. तो आपको या तो रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा या उनसे फेस टू फेस मुलाकात करके उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है पेटेंट. तो पेटेंट हम जानते हैं जो भी इन्वेंशन आप करते हैं उसके ऊपर पेटेंट यहाँ पे लगता है. तो पेटेंट भी कॉपीराइट टाइप ही है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ सालों तक मतलब 20 years तक, ये देखिए, अब पेटेंट प्रोटेक्शन इवेंट इन्वेंशन फॉर 20 years, 20 year के बाद कोई भी इसको फ्रीली यूज कर सकता है. बिफोर 20 years इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर. कॉपीराइट ओनर जो है उनकी प्रॉपर्टी रहेगी. ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, सिग्नल, लेबल etc that distinguishes the brand or commercial enterprise from the other brands और कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस. तो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड तक या जो भी है, यहाँ पे आप अगर कोई विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम या कुछ यूज करते हैं सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. एग्जांपल दिया है, नो कंपनी अदर देन नाइक यूज द नाइक ब्रांड टू सेल द शूज और क्लोथ्स. तो यहाँ पता है कि उसके चाइल्ड कंपनी है वो भी ये काम करती है, किसी भी एक चीज में अलग अलग चीजें सेव करता है, सेल करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग confusingly confusingly similar mark including the words and phrases. तो ये है, फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग ब्रांड्स लाइक नाइक कैन नॉट बी यूज. तो ये सेम नाम वाला यूज नहीं कर सकते आप, उसके रिलेटेड कुछ भी, कुछ अलग हटके नाम रखना पड़ेगा तभी वहां पे वर्क करेगा. और नाम अलग होगा तो आपकी उतनी ग्रोथ भी होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं. चलिए लाइसेंसिंग की बात करते हैं. Licensing, we should study about copyright and the previous section. Licensing and copyrights are two sides of the same coin. A license is the type of contract or permission agreement. तो लाइसेंस क्या है देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट या तो परमिशन एग्रीमेंट है between the creator and the original work, permitting someone to use their work generally for the some price, whereas copyright is legal rights to the creator for the protection of the original work and types. तो कॉपीराइट उनका खुद का है तो वो कर सकते हैं क्लेम, और लाइसेंस के जरिए उनको यूज करा सकते हैं. लाइसेंसिंग इज द लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच पीपल आर फॉलोड टू यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल. तो कॉपीराइटेड मटेरियल जहाँ पे एक्सेस करने का परमिशन मिला है तो वहां पे पर्टिकुलर चीज पे आपको तपास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट. एक मिनट, आगे तो देखा नहीं हमने. ओके आगे है अभी, सॉरी. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है. सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट. जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते आई एग्री करते हैं तो वो है एन एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस एंड पर्टेनिंग टू द ऑथोराइज्ड डिजिटल मटेरियल. तो पूरा मटेरियल यूज करने की परमिशन वहां पे मिल गई है उनको. द डिजिटल मटेरियल में भी इंक्लूड, ये डिजिटल मटेरियल में क्या आता है, तो क्या क्या चीजें होगी इसमें, सॉफ्टवेयर और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फोटोज एटसेट्रा इन डिजिटल फॉर्म. तो जो भी डिजिटल फॉर्म में होता है उसके लिए यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है. एनी सच रिसोर्स पोस्टेड ऑन द इंटरनेट कंस्टिट्यूट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मस्ट बी डाउनलोडेड, यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन इन द लाइसेंस एग्रीमेंट. तो लाइसेंस एग्रीमेंट में जो दिया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा अपलोड करना है. फेलर टू फॉलो सच गाइडलाइंस टू कंसिडर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो उसको गलत माना जाएगा. आईपीआर. चले वायोलेशन ऑफ आईपीआर यहाँ पे देखते हैं क्या है. प्लेगियरिज्म. तो प्लेगियरिज्म सबसे पहले, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी टू शेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज. तो ये जो है टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं. प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज वर्क्स एज ओन वंस आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म. किसी और का बनाया हुआ अपने शब्दों में अपने लिए या तो फिर अपने लिखा है ऐसा बना देना, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म. If we copy someone contents from internet, do not mention the source of the original creator, then it is considered as a act of plagiarism. Plagiarism क्या होता है कि आपने इंटरनेट से कुछ भी ले लिया, अपना नाम लिख लिया और बाकी कंटेंट सेम है,
तो वो यहाँ पे प्लेगियरिज्म के अंडर में आता है. फर्दर इफ समवन डिराइव्स एन आइडिया और प्रमोट from an already existing idea or product, but instead of presents it as new idea when also sometimes considered for public use. We should cite the author and sources to avoid plagiarism. तो यहाँ पे plagiarism नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है copyright infringement is when we use other person's work without obtaining their permission to use. We have not paid for it or it is being sold. जब तक बेचा नहीं, आपने खरीदा नहीं, तब तक आप किसी का भी कंटेंट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट ऑन इन आवर प्रोजेक्ट. कॉपीराइट फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते. आपको यूज करने के लिए वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी. सो दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट. बट इफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट of the image does not permit to use its free usage, then using such an image even after giving reference to the image in our project is violation of copyright. आप चाहे क्रेडिट देते हैं या नहीं देते हैं, फिर भी वो कॉपीराइट के वायोलेशन में आएगा. सो जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट does not mean that it is free for of use. तो इंटरनेट पे है उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं. Hence, check the copyright status of the writer's work before using and avoid the copyright infringement. तो इसको अवॉइड करिए और इस तरीके से यूज कर लीजिए आप. नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क एंड प्रोडक्ट्स. तो दूसरे लोगों का जो प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क है, उसको अनऑथोराइज वे में एक्सेस करना, दैट इज इलीगल. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे इसे. एंड ओनर डेटा ओनर ऑफ ट्रेडमार्क may commence legal proceedings against the someone who infringes its registered trademark. तो वो यहाँ पे एक एक्सेस या तो एक कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं, उतना राइट उनको होता है. अब पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स एक्सेस. तो यहाँ पे देखिए, कॉपीराइट समटाइम्स पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूसेज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स. तो कोई यूज ना कर पाए यहाँ पे, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ. तो इसलिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सेस या तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे कुछ लाइसेंस है, उसके बाद मैं करूँगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. पहला लाइसेंस यहाँ पे GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL एंड क्रिएटिव कॉमन CC आर टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ पब्लिक लाइसेंसेस. तो जब आप इसको लाइसेंस करते हैं, लाइसेंस यूज करते हैं, तो आपको इस बात का हमेशा से ध्यान रखना होगा कि वह CC अवेलेबल है CC के लिए या GPL में अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं. CC enables a free distribution of an otherwise copyrighted work. जो भी कॉपीराइट होता है उसको सस्ते में आपको मिल जाएगा GP के ऊपर से, तो वो आप कर सकते हैं. तो वो जनरल पब्लिक लाइसेंस है, उसी का यूज करके किया जा सकता है. चलिए, तो ये GPL है, जनरल पब्लिक लाइसेंस. Most probably software that we are using sold commercially, their program code are not shared or distributed. तो वो शेयर या तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. There are certain software available freely for anyone. कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, FOSS. तो इसे कहा जाता है लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स. तो यहाँ पे डेवलपर्स भी है, यूजर्स भी है, जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को यूज करते हैं. कंट्रीब्यूटिंग कंटिन्यूसली टूवर्ड्स न्यू फीचर्स. तो इसके पीछे के लगे रहते हैं लोग और करते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू एंड फेडोरा कम्स अंडर FOSS. तो जो उबंटू और फेडोरा लिनक्स है वो ओपन सोर्स FOSS के अंडर में आता है, तो वो यूज हो सकता है. तो ये दोनों ओपन सोर्स है, यहाँ पे याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है. उसके बाद जो है
FOSS tools are office packages like LibreOffice browser like Mozilla Firefox. तो ये जो है ये भी ओपन सोर्स है यहाँ पे। वो पैकेजेस लाइक LibreOffice, OpenOffice, Firefox ये ओपन सोर्स है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू फेडोरा लिनक्स ये है। इसके अलावा लिनक्स भी है। तो लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ओपन सोर्स है, याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अनऑथराइज यूज या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोज हु परचेज द लाइसेंस फॉर अ कॉपी सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव द राइट्स टू मेक एडिशनल कॉपीज विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। तो उस सॉफ्टवेयर को आपको कॉपी करने का परमिशन नहीं होता जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इट अमाउंट्स टू कॉपीराइट infringement regardless of whether it is done for sale or free distribution or for copier's own use. One should avoid software piracy. तो हमें सॉफ्टवेयर पायरेसी यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पे खूब करते हैं, दबा के करते हैं। यूजिंग अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर not degrades the performance of a computer system but also affect the software industry, which turns affects the economy of a country. तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो यहाँ पे होती है उनको यहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। चलिए क्रिएटिव कॉमन्स की बात करते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वेबसाइट है creativecommons.org दैट एम्स टू बिल्ड publicly accessible global platform where a range of creative and academic work are shared by freely। तो यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं सीसी में, इस वेबसाइट के ऊपर सारा पूरा आपको क्रेडिट देने को या तो कोई भी चीज देने को पूछेगा, और आप यहाँ पे इमेज या तो कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। एनीवन अक्रॉस द ग्लोब कैन एक्सेस देम। कोई भी एक्सेस कर सकता है फ्रीली। शेयर देम एंड इवन यूज देम फॉर क्रिएटिंग देयर ओन वर्क विदाउट infringing the copyright or intellectual property right of the owners। तो यहाँ प्रॉपर्टी राइट को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यूज करेंगे तो भी। तो ये यूज करना चाहिए। द क्रिएटिव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस फॉर फ्री ऑफ चार्ज। और ये यहाँ पे होता है एफओसी, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट अलाउज ओनर्स टू वर्क ग्रांट कॉपीराइट परमिशंस फॉर देयर क्रिएटिव कॉमन्स एंड एकेडमिक्स वर्क्स इन द फ्री, सिंपल एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। तो ये यूज कर सकता है टीचर जो भी है वो। सीसी लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस दैट एनेबल्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीबॉडीज कॉपीराइटेड वर्क। तो कोई भी कॉपीराइट वर्क को अगर सीसी लाइसेंस मिल जाता है तो कोई भी यहाँ पे खरीदने वाला उसको यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर कुछ ये लिखा है, तो आप ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। सीसी बाय, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है सीसी बाय ऐसे। तो एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक इसे कहा जाता है, तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद एट्रीब्यूशन एनडी, सीसी बाय एनडी सिंबॉलिक नेम है इसका, तो ये यहाँ पे यूज होता है। नोट डिराइव्स सीसी बाय एनसी, एनसी का मतलब है नॉन कमर्शियल। इसके सिंबल ये रहेंगे, आइकन ऐसे रहेंगे वहां पे छोटे से, तो आपको उसको देख के आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा लाइसेंस है। सीसी बाय एनसी ऐसे, तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल शेयर लाइक यहाँ पे लिखा है सीसी बाय एनसी एंड एनडी। तो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ नॉन कमर्शियल वगैरह, तो वो आप अगर यूज करते हैं तो उसके लिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कर्सर किधर गया? ये कुछ और है, सारी चीजें दी है। साइबर क्राइम, criminal activities are often carried out in digital environment can be considered as cyber crime। तो कोई भी पर्टिकुलर क्राइम जो डिजिटल मीडिया का यूज करके किया जाता है या तो वहां किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। इन सच क्राइम्स आइदर कंप्यूटर itself is the target or the computer is used as a tool to commit a crime। और ऐसे में कंप्यूटर का यूज किया जाता है या तो एज ए टूल उसको कहीं और से एक्सेस किया जाता है। साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट against either individual or a group or organizational or even against a country with the intent to directly indirectly cause physical harm, financial loss and for harassment। तो इसके लिए किया जाता है किसी भी कंट्री पे, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, इंसान को, किसी को भी। तो ये यहाँ पे साइबर क्राइम है। साइबर क्रिमिनल अटैक्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचने के लिए अटैक करते हैं यहाँ पे
इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डेटा और सर्विस, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइबर क्राइम में, पर्सनल साइबर क्रिमिनल में spread viruses and other malwares in order to steal private and confidential data for blackmailing and extortion। तो इसके लिए यूज किया जा सकता है इसका, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी ऊपर है थोड़ा, ओके। अब आया हैकिंग। नेक्स्ट तो हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथोराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर को, किसी के यूजर की प्रोफाइल को अनऑथेंटिकेटेड देखना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम, हैकर्स आर यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हैकर्स को इन दोनों का नॉलेज रहता है। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू सिस्टम, और वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे मौका मिला घुस जाएंगे अंदर। तो इस तरीके से होता है। हैकिंग व्हेन डन विथ अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। तो जब आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ करते हैं तो यहाँ पे इथिकल हैकिंग कहा जाता है। इथिकल हैकर्स आर नोन एज व्हाइट हैट हैकर्स। इनको व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी vulnerability और loophole by during टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर बनता है तो ये चेक करता है कि प्रॉपर है कि नहीं है। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी में भी हेल्प करेंगे। एन एथिकल हैकर में एक्सप्लॉइट अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट सिक्योरिटी लूपहोल्स और वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पे वो जानने के लिए उनको वहाँ पे सिस्टम में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। ही देन रिपोर्ट्स हिज फाइंडिंग्स टू द वेबसाइट ओनर। ओनर को दिया जाता है। थस एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर कंटेंट्स अगेन एनी साइबर अटैक। नॉन एथिकल हैकर, ये तो एथिकल हैकर था, एथिकल हैकर नहीं है। नॉन एथिकल हैकर क्या कर सकता है? Non-ethical hacker is the one who tries to gain unauthorized access to computers or networks। तो यहाँ पे unauthorized access उससे उल्टा है यहाँ पे। They are called black hat hackers। तो इन्हें black hat hackers भी कहा जाता है। तो उनका काम वही होता है, इंटेंशन वही होता है कि डेटा कैसे भी करके स्टील किया जाए और यूज किया जाए। चलिए पब्लिशिंग फ्रॉड ईमेल्स, ये भी आप जानते हैं। पब्लिशिंग फ्रॉड ईमेल्स जैसे स्पैम ईमेल्स आते हैं, तो ये यहाँ पे है ईमेल पासवर्ड पर्टिकुलर वो सारी चीजें, उस लिंक में ऐसा लिंक डाला जाता है जिससे आपको आप पे अटैक किया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे तीन कैटेगरी दी है: फाइनेंशियल आइडेंटिटी, क्रिमिनल आइडेंटिटी, मेडिकल आइडेंटिटी। फाइनेंशियल मतलब स्टोलन आइडेंटिटी यूज फॉर फाइनेंशियल गेन। तो यहाँ पे ये है, आपको देखना है कि आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पे चुराया जा सकता है और उसका यूज किया जा सकता है। Next, criminals use a victim's stolen identity to avoid detection of that true identity। और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करता है, तो दूसरे लोगों की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो मिली हुई होती है उसको एक्सेस करके उसका मिसयूज करके फिर काम करते हैं। मेडिकल आइडेंटिटी, क्रिमिनल्स कैन सीक मेडिकल ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट यूजिंग द स्टोलन आइडेंटिटी। तो उसको लेकर के यहाँ पे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिकल आइडेंटिटी। अब रैनसमवेयर यहाँ लिखा है, तो रैनसमवेयर अभी कुछ सालों पहले यहाँ आ गया था वायरस। द अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम वेयर द अटैकर गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग, यूजुअली बाय encrypting the data। The attacker blackmails the victim to pay for गेटिंग एक्सेस टू द डेटा। तो यहाँ पे डेटा एक्सेस करने के लिए कुछ पैसे मांगे जाते हैं। रैनसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर आया था कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा स्क्रीन। आपको अगर यूज करना है कंप्यूटर तो आपको रैनसमवेयर के पास जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अभी चल रहा है, अभी कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे शायद नहीं भी होगा, पर ये आया था 2016 में, तो तब से ये यहाँ पे डाला गया है रैनसमवेयर। वो एक सॉफ्टवेयर होता है, डाउनलोड होता है ऑटोमेटिकली, फिर इंस्टॉल होता है, फिर बैकग्राउंड में काम करके आपकी डेटा कहीं पहुंचाएगा, परेशान करेगा तो आपको। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। तो किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है?
तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इसके लिखे हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है द रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, बैकअप लेते रहिए। यूज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम HTTPS. Any update the system software which include the internet browser, other application software. Do not visit download any time from untrusted websites. Usually the browser alerts user about the doubtful or undoubtful websites whose security certificate would not be verified. Avoid visiting such sites. ऐसे साइट नहीं चलाने चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिंग, चेंज इट पीरियडिकली। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए, कुछ टाइम के बाद, कुछ अंतराल के बाद उसको डिलीट करते रहिए। और पासवर्ड कॉम्बिनेशन रखिए, आपके नंबर, डिजिट्स और लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, उन सभी को कंबाइन करके डालिए। वाइल यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर, डू नॉट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड। और उनका, किसी का कंप्यूटर अगर यूज करते हैं दूसरी जगह पे हम, तो वहां पे सेव नहीं कर देना है पासवर्ड। परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन सिक्योर साइट्स के ऊपर ही सही करना है, या तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे करना है। फिर कुकी यस नो आप प्रॉपर सिलेक्ट करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट। तो ये करना है। अब द इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट के बारे में यहाँ दिया है। कुछ सालों पहले ही IT यहाँ पे आया था, ताकि साइबर अटैक्स काफी बढ़ रहे थे और साइबर बुलिंग की घटनाएं भी बढ़ रही थी। द नेचर ऑफ द fraudulent एक्टिविटीज एंड क्राइम्स keeps the changing. To deal with such means, many countries have come up with the legal measures of protection of the sensitive personal data and to safeguard to the rights of the internet users. The governments of India's IT Act 2000, also known as IT Act, amended in 2008, provide guidelines to the user on the other processing, storage and transmission of sensitive data. तो इन सभी के लिए इन्होंने निकाला है कि आपका गूगल ड्राइव की जैसा एक ड्राइव होगा, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ई वेस्ट हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट को यहाँ पे प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा। ई वेस्ट अभी जैसे जितना इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डिस्कार्डेड मदरबोर्ड्स, स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम्स, प्रिंटर्स, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें ई वेस्ट यहाँ पे जनरेट करती है। तो इसीलिए ई वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हजार्ड्स इन द वर्ल्ड टुडे। और ये दिन ब दिन एक खतरा बनता जा रहा है एनवायरनमेंट के लिए। The increased use of electronic equipment has also caused the exponential increase in the number of discarded products. Lack of awareness and appropriate skill to manage it has further worsened the problem. So, waste electrical and electronic equipment WEEE is becoming a major concern for all the countries across the world. तो यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन गया। ग्लोबली ई वेस्ट कंस्टिट्यूट्स मोर देन 5% of municipal solid waste. Therefore, it is very important that e-waste is disposed of in such a manner that it causes minimum damage to environment and society. तो जब भी डैमेज किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उसको ऐसे करें कि जो सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, क्या होता है ई वेस्ट से, यहाँ पे ये बताया है। तो ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहला ये है degradation of the environment, whether it is emission of gases and fumes into the atmosphere। दूसरा ये है कि गैस वगैरह बनता है और एटमॉस्फेयर को खराब करता है। डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू ड्रेन्स और डिस्पोजेबल सॉलिड ई वेस्ट मटेरियल, पानी में बहा देना उसको, तो वो भी है कि यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सम वे और अदर। तो इससे एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता है वो क्रिएट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन ई वेस्ट इज
carelessly thrown or dumped into landfills, dumping grounds, certain elements or metals used in the production इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कॉज एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो पानी में डालेंगे, पानी का पॉल्यूशन होगा, इसमें डालेंगे तो जमीन का पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन, घर में ले जाएंगे तो घर में घर को पॉल्यूट करेगा। तो ये है, जहां डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ये मलबा, वहां पे दिक्कतें आएगी। दिस इज बिकॉज व्हेन दीज प्रोडक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद एयर और मॉइस्चर दे टेंड टू लीच। तो जैसे ही कांटेक्ट आता है यहाँ पे थोड़ा सा लीच हो जाता है। द हार्मफुल केमिकल सीप इनटू द सॉइल कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन। और उसमें जो हार्मफुल केमिकल होता है वो जमीन में मिल जाता है और वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। फर्दर व्हेन दिस chemicals reach and contaminate to the natural groundwater, it causes water pollution. Water becomes unfit for humans, animals and even for agriculture use. तो हम जानते हैं कि ये अगर पानी में चला जाएगा तो पानी दूषित हो जाएगा और वो किसी के काम का नहीं है। When the dust particles loaded into the heavy material enters the atmosphere, it causes air pollution. और हैवी मटेरियल की वजह से एटमोसफियर में यहाँ पे असर होता है। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन में, ह्यूमन पे क्या है? तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज लीड। तो सबसे पहले यहाँ पे लेड यूज होता है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। व्हेन लेड एंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एयर और सॉइल, इट कॉजेस लेड पॉइजनिंग विच अफेक्ट्स द किडनीज, ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये यहाँ पे नुकसान करेगा हमारे बॉडी में। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू लीड पॉइजनिंग, और सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। वैन ई वेस्ट सच एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे मॉनिटर या तो बैटरीज है वो बनते, उसके बारे में था। ये यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स आर बर्न फॉर डिस्पोजल। तो उनको जला दिया जाता है डिस्पोजल में। द एलिमेंट्स कंटेन इन देम क्रिएट अ हार्मफुल केमिकल कॉल्ड बेरिलियम विच इज कॉल्ड स्किन डिजीज, एलर्जीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो इनसे ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्निंग ऑफ इंसर्टेड वायर्स टू द एक्सट्रा कॉपर कैन कॉज न्यूमरिकल डिसऑर्डर्स। तो ये यहाँ पे कुछ उसके इफेक्ट्स लिखे हैं, वर्स इफेक्ट्स कह सकते हैं हम। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेन मर्क्यूरी विच कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड ब्रेन डैमेज। तो कुछ ऐसे डिवाइस होता है जिससे ये होने की संभावना है। द कैडमियम फाउंड इन द सेमीकंडक्टर्स एंड रजिस्टर्स कैन डैमेज किडनीज, लिवर एंड बोन्स। तो किडनीज, लिवर्स एंड बोन्स, इससे यहाँ पे नुकसान हो सकता है उसको। None of the electronic devices are manufactured without using plastic. When the plastic reacts with air and water, it passes harmful chemicals into soil and water resources. और जैसे पानी में डाला जाता है ये सारी चीजें जनरेट होती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट पेज करता हूँ। When consume it damages immune system, तो इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा एंड ऑल्सो कॉजेज वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये सारे इम्पैक्ट है। मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, तो ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो आप ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 फॉर्मूला याद रखिए। रिड्यूस का मतलब होता है रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट कम से कम जनरेट हो ऐसे प्रयास हमें करने चाहिए। ट्राई टू रिड्यूस ई वेस्ट बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओनली अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जितनी जरूरत है उतना ही खरीदे, बिन जरूरी कुछ नहीं खरीदे। दे शुड बी यूज फॉर देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज होना चाहिए। एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड, और तभी कंप्लीट करके फेंक देना चाहिए जब कुछ भी काम नहीं दे रहा है। गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द डिवाइसेस। तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं हमारे लैब में, उसी तरीके से कहीं पर से भी होता है। तो वो करने से क्या होगा, गुड मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस रखना जरूरी है, आपका डिवाइस लंबा चलेगा और आप उसको अच्छे से काम कर पाएंगे। रीयूज का मतलब है कि कोई मानो खराब हो गया तो उसको रीयूज कैसे करें, तो वो रीयूज के बारे में स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ कैसे करें वो सोचना पड़ेगा।
तो यहाँ पे होगा द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। तो उसको रिफर्बिश किया जाता है, जैसे आपने ऐड में देखा होगा, रिफर्बिश लैपटॉप, रिफर्बिश कंप्यूटर। तो पुराने डिवाइसेस को यहाँ पे फिर से रीसेलिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफर्बिश। Recycling is the process of the conversion of electronic devices into something that can be used again and again in some or other manner। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस है, तो रिसाइकलिंग भी होना चाहिए। सो दिस प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकल दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और कैन नॉट बी रिफर्बिश और रीयूज्ड। तो ये टैग ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसके ऊपर से हम कर सकते हैं। तो इतना आप अलग निकाल लीजिए, बाकी का जो बचा वो यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है। To promote recycling of e-waste, many companies and NGOs are providing door-to-door pickup facilities for the collecting the e-waste management from their offices। तो जिनको भी जानना है कमेंट करिए, मैं कुछ वेबसाइट के नाम दूंगा, उस वेबसाइट के ऊपर से आप यहाँ पे कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया क्या है, इंडिया में इसके रूल वगैरह। तो इन इंडिया Environmental Protection Act 1986 has been enacted to punish the people responsible for causing any form of pollution by paying for damage done to the natural environment. According to this act, polluter pays principle. Anyone causing any form of pollution will pay for the damage caused। तो जो भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसके लिए यहाँ पे पूरा डैमेज क्रिएट करता है उसके लिए यहाँ पे कुछ पेनल्टीज मिलेगी। एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस दिस एक्ट इज लायबल फॉर पनिशमेंट, और पनिश भी किया जाएगा। उसके बाद है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी हैज इश्यूड अ फॉर्मेट सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो यहाँ पे सीपीसीबी ने एक गाइडलाइन जारी किया है, उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस, the manufacturer of any electronic equipment will be personally responsible for the final safe disposal of the product when it becomes e-waste। तो जब ये e-waste बन जाता है तो वो कंपनी की जिम्मेदारी रहती है उसको e-waste ना बनने दे। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT, Ministry of Communication and Technology, Information Technology also issued a comprehensive technical guide on environmental management for information technology industry in India। The industries have to follow these guidelines for recycling and reuse e-waste। तो जो e-waste अगर जनरेट होता है तो उसको रिसाइकल करना है या तो फिर उसको रीयूज करने का यहाँ पे सोचना पड़ेगा। In order to make the consumers aware of the recycling of e-waste, prominent smartphone and computer manufacturing companies have started various recycling programs। तो यहाँ पे कुछ है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, देखिए अब हेल्थ पे क्या क्या होता है, वैसे थोड़ा बहुत देख चुके हैं हम, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए जो हेल्थ पे इफेक्ट है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे spending more and more in time front of screens, be it mobile, laptop or desktop or television or gaming console or music sound device, but interacting in proper posture can be bad for us। तो सही नहीं बैठा है तो वो एक बैड है। ओके, तो पोस्चर बैड फॉर अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरीके से। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट कैन बी एडिक्टिव एंड कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। हमारे फिजिकल लाइफ में और साइकोलॉजिकल लाइफ में भी असर करता है ये। दिस हेल्थ कंसर्न्स कैन बी एड्रेस सम एक्सटेंट बाय टेकिंग केयर और वे वी पोजिशन सच डिवाइसेस वे एंड द वे वी पोजिशन अवर पोस्चर। तो उसको देख करके हम कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the designing of arranging workplace including the furniture equipments and systems so that it becomes safe and comfortable for user। तो यहाँ पे एक साइंस का फील्ड है जो काम करता है इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनती है। ergonomics help us to reducing the strain in our bodies including the fatigue injuries due to the prolonged use। तो इससे यहाँ पे फायदा हो सकता है। when we continuously look at the screen for watching, typing, chatting or playing games, our eyes are continuously exposed and glare coming from the screen। तो ये होता है जो अंदर से रेज वगैरह आता है उसका नुकसान हमें आंखों में पड़ता है।
लुकिंग एट द स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस मेक इट वर्स, और जितना छोटा डिवाइस आप जितना देखते रहेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत रहेगी। आई स्ट्रेन इज द सिम्टम कॉमनली कंप्लेन बाय द यूजर्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ergonomically maintaining the view distance angle along with the position, यहाँ पे पोजीशन वगैरह बताया कि किस तरीके से होना चाहिए। कैन बी सम हेल्प, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से होना चाहिए, तो इस तरीके से बैठना है और इस तरीके से आपको करना है। तो आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस चैप्टर का, तो वहां से आप देख पाएंगे। बैड पोस्चर, बैक, neck and shoulder pains can be prevented by the arranging the workspace recommended by the ergonomics। तो ergonomics ने जो रिकमेंड किया है उस हिसाब से करेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों में राहत मिलेगी। बैड पोस्चर में, बैक एक में पीछे अगर दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन होता है, तो हर जगह पे ये हेल्प करता है। ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड, आप कीबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, बी इट फिजिकल कीबोर्ड और टच स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड, नॉट अलाइन ergonomically, we can give rise to a painful condition of wrist and fingers and may require medical help in long run। तो कीबोर्ड से काम करने से फिंगर या हाथ पे भी नुकसान होता है, तो वो लंबे समय तक अगर रहा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, फिजिकल फैटिग, obesity are the other related impacts of the body may face if one spends too much time using digital services। थक जाना, स्ट्रेस क्रिएट होना, ओबेसिटी, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वन शॉट वाला अच्छा लगा है सोसाइटल इम्पैक्ट्स का, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी स्पेसिफिक व्यूज़ है इस वीडियो के बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, वीडियोस के बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए, कुछ भी टाइप करिए कमेंट में और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।